नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह पर्यावरण एक परिचय का छठा क्लास है और आज के इस क्लास में हम देखेंगे मृदा का पार्ट 2। जैसा कि मैंने बताया था, पहले पार्ट में आपको मृदा के 5 प्रकार को बताया जा चुका था और इस पार्ट में अन्य प्रकार को और साथ ही साथ कुछ आपको MCQ भी कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि मैंने बताया कि ऑल वन डे एग्जाम, टेट, सीटेट, KVS हर एक एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगली मृदा का प्रकार है पर्वतीय मृदा। तो यहाँ पे कि पर्वतीय मृदा ऐसी मिट्टी होती है जिसमें कंकड़ एवं पत्थर की मात्रा अधिक पाई जाती है। साथ ही साथ पर्वतीय मृदा में पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी भी पाई जाती है। पर्वतीय मृदा जो बेसिक तौर पे आपने देखा होगा, जैसे कि केरल वाला क्षेत्र है, वह क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं वह मसालों की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होते हैं। ठीक है, तो पर्वतीय मृदा मसालों की खेती के लिए उपयुक्त होता है और यह मुख्यतः भारत में जिन जिन क्षेत्रों में पर, जैसे कि आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र हो गया या आपका ये पश्चिमी घाट हो गया, यहाँ पर इनकी अधिकता पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में नागालैंड में झूम खेती सबसे अधिक की जाती है और साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्र में सबसे अधिक गरम मसालों की खेती की जाती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पर्वतीय मृदा में किस प्रकार की खेती की जाती है, तो ज़्यादातर यह गर्म मसालों के लिए उपयोगी होता है। अगला मृदा है शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा। तो जैसे पता है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में या जो मरुस्थलीय मृदा होती है वह किसी भी फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं होती है, लेकिन मूलतः यहाँ पे जाना जाए कि शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा ऐसी मिट्टी होती है जिसमें घुलनशील लवण एवं फास्फोरस की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन एवं कार्बनिक तत्व की मात्रा अधिक नहीं होती है और यह तिलहन मतलब कि मिट्टी तिलहन उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। तो जैसा कि आपने जैसे जितनी भी तिलहन वाली खेती होती है वह मुख्यतः इनके लिए क्या होती है, उपयुक्त होते हैं कि अगर उन्हें हल्की फुल्की मात्रा में, ठीक है, नमी का कहीं से सोर्स मिल जाए तो यहाँ पर तिलहन अधिक मात्रा में हो पाते हैं। अन्यथा सबसे कम, ठीक है, जो उपयोगी मृदा होती है वह मरुस्थलीय मृदा होती है, एक तरह से बलुई मिट्टी होती है और इसे जल अवशोषण की, जल धारण की क्षमता सबसे अधिक हो, मतलब कि जल जो होता है, जल धारण जो होता है बहुत कम मात्रा में इसके पास होता है जल। और जैसा कि मैंने बताया काली मिट्टी को सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है, लेकिन इस मिट्टी को अगर आपसे पूछा मरुस्थलीय शुष्क मृदा को, तो इसे किस मृदा को सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा को सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। यहाँ पे कहा कि मरुस्थलीय मिट्टी में अच्छी फसलों का उत्पादन क्या है, लेकिन इसके लिए आपके पास जल की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, जितनी भी तिलहन वाली फसल है, अगर नमी का वहाँ पे कहीं पे कोई सोर्स है तो वहाँ पर तिलहनी फसलों को ठीक ठाक उगाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे तिलहन, बाजरा, रागी, जो ये सारे फसल हैं, ये उनको तभी उपजाया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा राजस्थान में क्या है, मरुस्थलीय मृदा है। तो जिन क्षेत्रों में इंदिरा सागर नहर है या इंदिरा गांधी कह सकते हो, तो इंदिरा गांधी नहर का विस्तार जिन जिन राजस्थान के क्षेत्रों में, वहाँ पे क्या होता है, खेती अच्छी खासी हो पाती है, लेकिन जहाँ पे इसका विस्तार नहीं है वहाँ पर खेती अच्छी नहीं हो पाती है। तो यही है कि अगर नमी की मात्रा वहाँ पर है तो मरुस्थलीय मिट्टियों में भी खेती अच्छी खासी की है। जैसे कि आपने गंगा के किनारे देखा होगा, गंगा के किनारे जो होता है बलुई मिट्टी होती है, लेकिन फिर भी उसमें ठीक ठाक खेती कर ली जाती है क्योंकि गंगा की नदी से, ठीक है, उन्हें नमी की आवश्यकता पर्याप्त मात्रा में हो जाती है। लेकिन वहीं अगर गंगा की मिट्टी में पानी, अरे गंगा का जो बलुई क्षेत्र है वहाँ पर पानी की पहुँच ठीक प्रकार से ना हो तो वहाँ पर हम खेती नहीं कर सकते हैं। तो यही है आपका मरुस्थलीय मृदा। अगला है लवरी मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। तो यहाँ पे जानते हैं लवरी मिट्टी को क्षारीय मिट्टी, रे मिट्टी, ऊसर मिट्टी या कल्लर के नाम से जाना जाता है। रे या कलर जो होता है बेसिक तौर पे जिनमें कपड़ों को धुला जाता था, ठीक है, तो रे या कलर मिट्टी भी कहा जाता है। तो जिन क्षेत्रों में जल निकास की सुविधा नहीं बन पाती है उन क्षेत्रों की मिट्टियाँ कैसे हो जाती है, क्षारीय हो जाती हैं। अब देखो आपसे मैं बता दूं कि जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है वहाँ की मिट्टी क्या होती है, अम्लीय हो जाती है। और जहाँ पर पानी का निकास नहीं हो पाता, जैसे कि बेसिक तौर पे क्षारीय मृदा कहाँ पर होती है, नहरों के किनारे वाले जो खेत होते हैं, क्योंकि नहरों के किनारे वाले खेतों में हमेशा नहर टूटे रहते हैं और यहाँ पे पानी का जमाव बना रहता है। तो जिसके कारण लंबे समय तक किसी क्षेत्र विशेष में पानी इकट्ठा हो जाने के कारण यहाँ की मिट्टी की प्रकृति कैसी हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। वैसे क्षेत्र की मिट्टी सोडियम एवं मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है जिसमें वह मिट्टी क्षारीय हो जाती है। क्षारीय मिट्टी का निर्माण समुद्र तटीय मैदानों में अधिक पाया जाता है और इसमें नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी पाई जाती है। तो हमने सामान्य स्तर पर समझाया कि जहाँ पर पानी का, ठीक है, निकास उचित प्रबंधन नहीं होगा वहाँ की मिट्टी की प्रकृति कैसी हो जाती है, क्षारीय। तो और जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है वहाँ की मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। ठीक है, और जहाँ पर वर्षा नहीं होती है, मतलब कि वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है और वह पानी का निकास नहीं होता, वहाँ की मिट्टी की प्रकृति कैसी हो जाती है, क्षारीय। जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि जितनी भी तटवर्तीय क्षेत्र हैं, ठीक है, तटवर्ती क्षेत्र
या आपने देखा होगा कि नहरों के किनारे की जो भूमि होती है, नहर बार बार टूटते हैं और यहाँ पर लंबे समय तक पानी इकट्ठा रहता है, तो यहाँ की भी मिट्टी की जो प्रकृति हो जाती है वो कैसी हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। ठीक है। भारत में क्षारीय मृदा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान एवं केरल के तटवर्तीय क्षेत्र में पाई जाती है, जिससे नारियल की खेती अच्छी की जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आपसे पूछ दे कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक क्षारीय मृदा पाई जाती है, तो उस राज्य का नाम आता है उत्तर प्रदेश। क्योंकि जब हरित क्रांति चलाई जा रही थी तो उस समय पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भूमियों को लेकर कच्ची नहरें बनाई गई थी, और जब वह कच्ची नहरें टूटी तो उनके जो जल हैं आसपास की भूमियों में इकट्ठा हुए, और जब जल वाष्पित हुआ तो वहाँ की मृदा की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। और जब हरित क्रांति चलाई गई थी तो सबसे अधिक भूभाग किस राज्य का था, उत्तर प्रदेश का, तो इसलिए सबसे अधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है। आगे जैविक मिट्टी या पिट मिट्टी, तो यहाँ पर जैविक मिट्टी को दलदली मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में दलदली मिट्टी केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में उपलब्ध है। दलदली मिट्टी में फास्फोरस एवं पोटास की अधिक मात्रा नहीं पाई जाती, लेकिन इसमें लवण की मात्रा अधिक पाई जाती है। दलदली मिट्टी फसल के उत्पादन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। अब यहाँ की दलदली मिट्टी कैसे होती है, तो जैसे मैंने बताया कि जहाँ पर जैसे यहाँ होगा कि केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में क्यों, क्योंकि यहाँ पर ठीक है आपका जो डेल्टा बनता है, तो डेल्टा एक तरह से क्या होता है, दलदल होता है। ठीक है। तो इसी क्षेत्रों में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं वो क्या दलदली मिट्टी होती हैं। ये हालांकि उपजाऊ तो होती हैं, लेकिन खेती यहाँ पर अधिक मात्रा में नहीं की जा सकती, क्योंकि दलदली क्षेत्रों में हम खेती नहीं कर पाते हैं। तो दलदली मिट्टी केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ आकर अपना डेल्टा बनाती हैं, और जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, दलदली मिट्टी पाई जाती है। और जैसा कहा गया कि यह खेती के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि दलदली क्षेत्र में हम खेती नहीं कर पाते हैं। अब ये रहे आपके मिट्टी के प्रकार, और जो मिट्टी के प्रकार हैं उनसे जो क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं। तो आज के इस क्लास में हम 30 क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, बाकी के 20 क्वेश्चन आंसर को ठीक है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कि वीडियो आपका लंबा ना हो जाए। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए वीडियो में के साथ अंत तक बने रहिएगा आप लोग। ठीक है। और अच्छे से ठीक है समझने की कोशिश करिएगा। जो चीज़ हमने डिटेल में नहीं समझ रखा उसको हम लोग क्वेश्चन आंसर के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, मृदा निर्माण में अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को कौन प्रभावित करता है। ऑप्शन ए वनस्पति जात, प्राणी जात, और बी है समय, सी है चट्टान जनक चट्टान, और डी है जलवायु। तो यहाँ पर मृदा में जलवायु जो होता है अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी जलवायु जो होता है प्रभावित करता है। अगला है कि मृदा का लवणीकरण किस कारण से होता है। ऑप्शन ए कीटनाशक कीटकनाशी, ऑप्शन बी है भूमि कटाव, ऑप्शन सी है अधिक सिंचाई, और ऑप्शन डी है फसल आवर्तन। तो जैसे अभी मैंने बताया कि लवणीय मृदा क्यों होता है, तो जहाँ पर अधिक सिंचाई होती है वहाँ की प्रकृति का लवणीय या क्षारीय हो जाती है। तो अधिक सिंचाई, क्योंकि अधिक सिंचाई करने से यहाँ पे मृदा में क्या होता है, जल वहीं पे इकट्ठा रहते हैं, और जिसके कारण वहाँ की प्रकृति क्या होती है, लवणीय हो जाती है। अगला है आपका कि मृदा की लवणता को किससे मापा जाता है। तो चालकता मापी से, आर्द्रता मापी से, साइक्रोमीटर से, या वृद्धि मापी से। तो मृदा की जो चालकता है वह लवणता जो है वह चालकता मापी से मापा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे आपको पीडीएफ पढ़ने में समस्या ना हो। अगला है कि निम्नलिखित राज्यों में से किससे भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। तो अंतर्देशीय का मतलब कि जो किसी देश के अंदर वाली सीमा में हो, और लवणीय आर्द्र भूमि है। तो आपने पता है कि राजस्थान में जो सांभर झील है वह नमक के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो जहाँ पर सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि का नाम है, तो कौन सा राज्य आ जाएगा आपका, राजस्थान। अगला है मिट्टी में लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मृदा की लवणता को किससे समाप्त किया जाता है। तो अगर अम्लीयता की बात किया जाए तो मृदा की अम्लीयता को समाप्त करते हैं चूने से, और मृदा की लवणता या क्षारीयता को समाप्त करते हैं जिप्सम से। ठीक है, जिप्सम से। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से पूछा है मृदा का खारापन या लवणता, तो आप किससे समाप्त करोगे, जिप्सम से समाप्त होता है। अगला है तेजाबी मिट्टी। तेजाबी मिट्टी का मतलब वही है आपका कि अम्लीय है। तो तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे चूना नहीं दिया है, तो चूना की जगह पे हम क्या करते हैं, लाइम। ठीक है। अगर चूना दिया रहता तो अम्लीय मिट्टी को सही खेती के लिए बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, चूने का प्रयोग करते हैं। और क्षारीय मिट्टी को खेती योग्य बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम का। तो यहाँ पे चूना ना दे के लाइम दिया है, तो हम किसको सही करेंगे, लाइम को। अगला एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली
मृदा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे क्या करें कि जिसमें एल्युमिनियम और आयरन के ऑक्साइड हो उससे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पेडलफर मृदा के नाम से जानते हैं। अगला कह रहा है कि प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो जिसमें प्रचुर कैल्शियम पाया जाता है उसे हम कहते हैं पेडोकल। ठीक है, पेडोकल कहते हैं। अगला कह रहा है कि भारतीय मृदा में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वो कौन सा है? तो भारतीय मृदा में सूक्ष्म तत्व अगर ऐसे सामान्य रूप में कहा जाए कि जो एक बड़े तौर पे भारतीय मृदा में किस चीज़ की कमी पाई जाती है तो नाइट्रोजन की। और सूक्ष्म तत्व की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? जस्ता। जस्ता की सर्वाधिक मात्रा में कमी पाई जाती है। अगला कह रहा है मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अवमृदा में खनिजों के स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम प्रक्षालन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है? तो अगर आपसे पूछे भारत में बंजर भूमि या व्यर्थ भूमि का हिस्सा सबसे बड़ा किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य, क्योंकि भारत में एकमात्र मरुस्थल है थार और जिसमें हम खेती नहीं कर पाते हैं। तो जिसमें हम खेती नहीं कर पाते हैं तो बंजर मृदा का या व्यर्थ भूमि का सबसे बड़ा भाग किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में। अगला है भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा समानता कैसे बनी है? ऑप्शन ए है आपका तलावचन द्वारा, ऑप्शन बी है आपका तलोच्चन द्वारा, ऑप्शन सी है स्थानीय अपक्षय द्वारा और ऑप्शन डी है अपर्दन द्वारा। तो यहाँ पे उत्तर भारत का जो मृदा है समांतर तलोच्चन द्वारा। तलोच्चन द्वारा क्या होता है? तो जैसे नदियाँ अपने द्वारा जलों को लेकर आती हैं और अपने नदियाँ क्या करती हैं? जलों के साथ साथ मिट्टियों को लेकर बहती हैं। तो जैसे जैसे वह मिट्टियों को एक स्थान पर छोड़ती हैं और यहाँ से नई मिट्टियों को उठा के दूसरे स्थान पर जाती हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? तलोच्चन कहते हैं। कि एक तल मतलब कि आप देखोगे ना कि अगर उत्तर भारत में मृदा की खुदाई करोगे तो आपको जो मृदा है ना वह तलों में दिखेगा कि एक लेयर निकला। ठीक है, ऐसा लगेगा कोई लेयर लेयर बाय इसी क्या क्या बैठाया हुआ है, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर। तो इसी को हम क्या कहते हैं? तलोच्चन। तो मृदा का निर्माण समांतर कैसे हुआ है? तलोच्चन द्वारा हुआ है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो ऑप्शन है क्लाइमेटिक, ऑप्शन बी है इंडेफिक, ऑप्शन सी है बायोटिक और ऑप्शन डी है टोपोग्राफिक। तो मृदा से जो संबंधित है वो आपका इंडेफिक है। अगला क्वेश्चन है एंटीसॉल है। तो यहाँ पे एंटीसॉल किसे कहा जाता है? तो जलोढ़ मिट्टियों को ही इंग्लिश में एंटीसॉल के नाम से जाना जाता है। तो एंटीसॉल क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। अगला है कि भारत भूमि का सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? तो आपको बताया गया था पहले वाले मृदा के पहले वीडियो में कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में जो मिट्टी पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो आपने पता है कि जो मृदा मतलब कि जलोढ़ मृदा जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और सबसे अधिक उपजाऊ भी है। कि भारत के तटवर्तीय क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा और पूरा उत्तर भारत का मैदान का निर्माण भी किससे हुआ है? जलोढ़ मृदा से हुआ है। और यह सबसे अधिक उपजाऊ भी होता है। तो सबसे अधिक मात्रा में भी जलोढ़ मृदा पाया जाता है और यह सबसे अधिक उपजाऊ भी है। अगला कह रहा है कौन सी मिट्टी में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहता है? तो यहाँ पर कछाड़ी, जलोढ़ और लेटराइट मृदा। ऑप्शन बी कह रहा है कि लाल और लेटराइट मृदा, ऑप्शन सी कह रहा है कछारी और जलोढ़ मृदा और ऑप्शन डी कह रहा है लेटराइट और काली मिट्टी। तो बिना खाद पानी के ज़्यादा समय तक ठीक है खेती जो की जा सकती है काली और कछारी। कछारी को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। तो इस प्रकार सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टियों में उगती है जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टियों में मूलतः जैसे उत्तर भारत में आप देखेंगे मूलतः दो प्रकार की फसलें की जाती हैं। एक है गेहूं और दूसरा है चावल। तो गेहूं को कई जगहों पे 3 और कई जगहों पे 4 पानी दिया जाता है। गेहूं और चावल में सबसे अधिक पानी की आवश्यकता किसे होती है? चावल को होती है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन क्या हो गया आएगा यहाँ पर? चावल, क्योंकि चावल जो होता है जलोढ़ मृदा में उत्पन्न होता है और इसे प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अगर कह रहे कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? ठीक है, तो पहला कह रहा है लेटराइट मृदा, दूसरा कह रहा है लाल मृदा, तीसरा कह रहा है जलोढ़ मृदा और चौथा कह रहा है काली मृदा। तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ है, इसलिए धान की खेती के लिए जलोढ़ मृदा सबसे अधिक सही रहता है। अगर जलोढ़ मृदा नहीं रहता तो हम यहाँ पे किसको करते? काली मृदा को। ठीक है, तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा दिया हुआ है तो हम सही करेंगे जलोढ़ मृदा को। अगला कह रहा है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से के नीचे कितने मीटर तक है? तो आपका 600 मीटर, ऑप्शन बी है 6000 मीटर, ऑप्शन सी है 800 मीटर और ऑप्शन डी है 100 मीटर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बी 6000 मीटर। अगला क्वेश्चन है गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है?
तो आपने पता है कि उत्तर भारत के मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। जो पत्थरों द्वारा निर्मित मैदान है उसे हम लोग कहते हैं भाबर। उसके बाद जो दलदलीय क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं तराई। और नवीन जलोढ़ मिट्टियों से निर्मित, ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टियों से निर्मित मैदान को हम कहते हैं भाबर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टियों से निर्मित मैदान को हम कहते हैं बांगर। भाबर को एक और भी कहा जाता है कि जहाँ पे प्रतिवर्ष बाढ़ आता है और प्रतिवर्ष यहाँ पर मिट्टियाँ नहीं आती हैं, इसीलिए नई जलोढ़ मिट्टियों से निर्मित मैदान को भाबर कहते हैं। और यहाँ पर बाढ़ अब नहीं आता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टियों से निर्मित मैदान को हम बांगर कहते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टियों से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है, तो बांगर कहा जाता है। इस प्रकार सही ऑप्शन आपका ए होता है। ठीक है, तो इस प्रकार सही ऑप्शन आपका ए होता है और बाकी इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है गंगा घाटी में बांगड़ मिट्टी पाई जाती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, नदी के नीतल में, बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर और गोखुर झीलों के किनारे। तो मैंने कहा था कि जहां पर अब बाढ़ आने की संभावनाएं कम है, अर्थात पुरानी जलोढ़ मिट्टियों से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। इस प्रकार सही ऑप्शन कौन सा सही होता है आपका, सी। आगे कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कि भारत का उत्तरी मैदान से बना है। ऑप्शन ए है कायांतरित मृदा, ऑप्शन बी है आग्नेय शैल, ऑप्शन सी है जलोढ़ मृदा और ऑप्शन डी है पुरानी क्रिस्टलीय चट्टान। तो जैसा कि मैंने बताया कि पूरे उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किससे हुआ है, जलोढ़ मिट्टियों से। ठीक है, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन क्या होता है आपका, सी। अगला कह रहा है कि हिमालय की तलहटी में जलोढ़ पंखों को क्या कहा जाता है। तो हिमालय की तलहटी ये आपका जो है ये पत्थरीय क्षेत्र है और तराई जो हिमालय की तलहटी में आते हैं और इसके बाद वाला जो क्षेत्र आता है वो क्या आता है, भाबर। तो जलोढ़ पंखों क्या कहा जाता है, भाबर के नाम से जाना जाता है। अगला कह रहा है कि किसी शुष्क प्रदेश में बृहद सारे जलोढ़ शंकुओं के सम्मिलित होने से बना निक्षेप लवण क्या कहलाता है। तो आपका जो सही ऑप्शन होता है बालसोन। ये बालसोन कहलाता है कि अगर बहुत सारे जलोढ़ शंकुओं से सम्मिलित कोई निक्षेपण लवण बनता है तो उसे हम लोग बालसोन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। तो बेसाल्ट लावा के अपक्षय से जो निर्मित मैदान होती है, ठीक है, काली मृदा जिसे हम लोग रेगून या रेगून के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, काली मृदा, रेगून या स्वतः कृषि मिट्टी या काली कपासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला कह रहा है काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को रेगूर, जैसे ऊपर ही लिखा गया है, तो काली मिट्टी को रेगूर के नाम से जाना जाता है। इसे अन्य नाम स्वतः कृषि भी आता है और इसे काली कपासी भी कहा जाता है, काली कपासी। और आपसे पूछे कि सबसे अधिक जल धारण क्षमता किस मिट्टी की होती है, तो काली मिट्टी की। ठीक है, और किस मृदा को सबसे कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो काली मृदा को सबसे कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगला कह रहा है कि देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि स्वतः कृषि मिट्टी, तो स्वतः कृषि मिट्टी किसे कहते हैं, काली मिट्टी को। अब यहाँ बता दें स्वतः कृषि क्यों कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी की जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है और गर्मियों के समय में जब सूर्य काफ़ी तेजी से चमकता है तो सूर्य क्या करता है, इससे नमी को अवशोषित करता है। और जब नमी को अवशोषित करता है तो आपने देखा होगा कि जो काली मृदा वाले क्षेत्र होते हैं उनकी भूमियों में क्या होती हैं, ऐसे दरारें पड़ जाती हैं। और दरारें पड़ती हैं और गर्मी के समय में जो हवाएं चलती हैं तो इन दरारों में क्या होते हैं, धूल भर जाते हैं। तो इस प्रकार से दरारें कुछ ऐसे पड़ी रहती हैं कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि यह खेत क्या है, जूता हुआ है। तो इसीलिए इसे स्वतः कृषि मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला कह रहा है कि रेगूर सबसे मतलब अर्थात काली मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र और दूसरा राज्य अगर पूछ दे तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल, गुजरात का नाम आता है, लेकिन सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है, तो महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। और काली मिट्टी किस खेती के लिए आवश्यक है, तो कपास की खेती के लिए काफ़ी यह लाभप्रद है। अगला है कि रेगुण मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, जैसा मैंने बताया कपास के लिए। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है बी, कि जो काली मिट्टी है वह कपास की खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। तो दोस्तों आज के सेशन में 30 ही क्वेश्चन, अगले सेशन में 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे और इस प्रकार से मृदा वाला कॉन्सेप्ट आपका समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग अगले चैप्टर को लेकर आएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।